मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून कहें या योजना कहें, जब से योजना शुरू हुई है तब से इसमें गड़बड़ियों की, घोटाले की बातें सामने आती रही हैं और ये आता है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। हमारे साथ खुद केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश मौजूद हैं। तो आपने अभी कुछ समय पहले कहा कि ये योजना गड्ढा भरो, गड्ढा खोदो। बिल्कुल मैंने नहीं कहा था। ये जो इंडियन एक्सप्रेस की खबर थी बिल्कुल गलत था। उन्होंने जो मेरा इंटरव्यू था yuvasandesh.com के लिए, वहां से कुछ अंश उठाए और उन्होंने बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया है। मैंने कभी नहीं कहा है। मैंने यही कहा है कि हमारे 6 साल से महात्मा गांधी नरेगा लागू हुआ है। 4 सकारात्मक असर देखने को मिले हैं। एक तो न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ा है ग्रामीण इलाकों में, इसमें बिल्कुल सबूत है हमारे पास, हमने विश्लेषण भी किया है। जो न्यूनतम, कानूनी न्यूनतम नहीं, जो असली न्यूनतम मजदूरी दिया जाता है उसमें बढ़ोतरी मिल आई है। दूसरा जो असर हमने देखने को मिला है कि सामुदायिक संपत्ति की स्थापना हुई है, तालाब साफ हुए हैं, सड़कें बने हैं, अभी हम शौचालय का प्रबंध भी कर रहे हैं नरेगा के माध्यम से। लेकिन ये भी बात आ रही कि इन्फ्लेशन बढ़ा है। नहीं, इन्फ्लेशन के तो और अलग कारण है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, परंतु ये बात जरूर है जो ये 4 सकारात्मक असर देखने को मिले हैं। परंतु चिंता है, शिकायतें भी हैं और कई राज्यों में, खास तौर से मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लागू होना चाहिए था नहीं हुआ है। और 3 हमारे जो पिछड़े राज्य हैं, गरीब राज्य हैं, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, अगर सही ढंग से मनरेगा लागू होता तो इन 3 राज्यों में हमें मनरेगा का बजट और देखने को मिलता, परंतु वो नहीं हुआ है। तो मेरा ये एक मानना है कि नरेगा का हमारा 5 साल का अनुभव रहा है, सकारात्मक अनुभव भी रहा है, नकारात्मक अनुभव भी रहा है। लेकिन मोटे तौर पे तो अभी भी यही देखा जा रहा है कि मिट्टी खोदने का काम नहीं। देखिए, नरेगा का मतलब क्या है? नरेगा एम्प्लॉयमेंट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। जिस परिवार को और कहीं रोजगार नहीं मिलता है वो मिट्टी के काम के लिए आते हैं। ये कुशल रोजगार तो है नहीं, ये तो अनस्किल्ड लेबर है, मैनुअल लेबर है। 8 घंटे के लिए आपको बाहर काम करना होगा और न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। एसेट्स नहीं क्रिएट हो रहे। नहीं, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मैंने कहा आपको, सड़कें बने हैं, पानी का संरक्षण हुआ है और दलित और आदिवासी और छोटे किसानों के खुद के जो ये खेत हैं उनमें पानी का काम और जमीन का काम हुआ है। और बंजर भूमि जो उपजाऊ बना है, ये तो कम्युनिटी एसेट ही हुआ ना। लेकिन हमने बहुत सारी केस स्टडी की, हमने 10-12 केस स्टडी अलग अलग राज्यों में की। उसमें एक केस स्टडी ये बताती है कि पिछले 6 साल से एक ही कुआं है जिसे हर साल नहीं, देखिए ये मीडिया के लिए वही है। पहले कहा करते थे एक ही भैंस था और IRDP से वही डिस्ट्रीब्यूट होता था, ये बात गलत है। हमने भी विश्लेषण किया है, 6 साल का अनुभव रहा है, 100 से भी ऊपर इवैल्यूएशन मूल्यांकन हुआ है। तो मैं समझता हूं, मैं इससे भागता नहीं हूं कि कमियां हैं, भुगतान में विलंब है, लोग आते नहीं हैं। हम 100 दिन का रोजगार, कानून कहता है 100 दिन का रोजगार दीजिए, पर औसत 45 दिन, 50 से भी कम है, 45 दिन है और कई राज्यों में 42 या 41-42 दिन है। तो मैं इसको इनकारता नहीं हूं, परंतु जो कमियां हैं उसको हमें ठीक करना है। पिछली बार आपने कहा था कि आप CAG से इसकी ऑडिट करवाएंगे, सोशल ऑडिट की भी बात करेंगे। नहीं, सोशल ऑडिट तो हो रहा है, सोशल ऑडिट अभी अनिवार्य है। हर साल 2 बार ग्राम सभा के माध्यम से सोशल ऑडिट होना अनिवार्य है। और मुझे खुशी है, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में सोशल ऑडिट के वजह से करीब 130 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा गया और उसमें से 30 करोड़ वापस भी आ गए। वो जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। CAG पहली बार परफॉर्मेंस ऑडिट कर रहा है, अभी हो रहा है और नवंबर के अंत तक रिपोर्ट देने की उम्मीद है और दिसंबर में पार्लियामेंट में पेश होगा। लेकिन आप एक मिनट, आपने जब सोशल ऑडिट की बात की, आपने आंध्र प्रदेश का उदाहरण दिया, मैं राजस्थान का आपको उदाहरण देता हूं। आपसे पहले के मंत्री CP जोशी थे, उन्होंने भीलवाड़ा में अरुणा राय के MKSS के थ्रू सोशल ऑडिट कराई।
उसके बाद इससे प्रेरित होकर दूसरे जो जिले हैं डूंगरपुर में हुए। अलवर में भंवर जितेंद्र सिंह ने अपनी तरफ से कोशिश की तो सरपंच विरोध में आ गए, सरपंच हाईकोर्ट चले गए, वहां से स्टे ले आए। आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने लेकिन स्टे वेकेट कराने के लिए कुछ खास मेहनत उस समय नहीं की। आपको नहीं लगता सरपंच तो डरते हैं, राज्य सरकारें भी सोशल ऑडिट से बाहर की किसी से सोशल ऑडिट? देखिए, सोशल ऑडिट के खिलाफ कई लोग अपना आवाज उठाते हैं, ये बात सही है। नीतीश कुमार जी ने मुझसे एक बार कहा बिहार में मुखियों को नरेगा से बोलेरो और पजेरो खरीदे जाते हैं, तो उन्होंने कहा ये तो बोलेरो और पजेरो खरीदना का कार्यक्रम हो गया। ये बात कहते रहे कि राजस्थान में बोलेरो सरपंच है। नहीं, देखिए एक दो जगह में घोटाले होते होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं पैसा रोक सकता हूं, पर पैसा रोकना वो गरीबों पर एक अत्याचार होगा। तो कानूनी तौर से पैसा हम देते हैं, जो निगरानी हम रखते हैं, हम सिफारिशें देते हैं, हम नेशनल लेवल मॉनिटर भेजते हैं, परंतु अंतिम में जो कार्रवाई करनी है वो राज्य सरकार की होती है। एक कृषि मंत्री शरद पवार ने पहले एक लेटर भी लिखा था, उनका कहना था कि जब फसल की कटाई का समय आता है तब ऐसे समय में नरेगा को देखिए, मैंने इस बार इस विषय पर पार्लियामेंट में कई सांसदों ने उठाया था। मैंने स्पष्टीकरण दी थी कि 70% रोजगार नरेगा में ऑफ सीजन में आता है। जहां कृषि से संबंधित जो ऑफ सीजन है, जो पीक सीजन नहीं है, वहां 70% नरेगा का रोजगार तभी उत्पन्न होता है। और ये बात कहना कि नरेगा से कृषि उत्पादन पर नकारात्मक असर हुआ है, ये गलत है। फिर भी हम चाहते हैं कि कृषि और नरेगा के बीच में और तालमेल हो। आपने पिछले 5 साल में करीब 2 लाख करोड़ रुपया, करीब 2.25 लाख करोड़ खर्च किया है, जिसमें आपने 5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। नहीं, 5 करोड़ सिर्फ पिछले साल। उसमें ये कागजों में है, ये सब कागजों में आप भी जानते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि फिर इसका बजट पहली बार 7,000 करोड़ रुपया कम भी किया। नहीं, देखिए ये बिल्कुल गलत फहमी है। नरेगा के लिए कोई बजट नहीं होता है। नरेगा में वित्त मंत्री जब बजट पेश करते हैं वो कह सकते हैं कि मैं इनको 1 रुपया एलोकेट कर रहा हूं, उसका कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि नरेगा एक डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है। जहां मांग है वहां सरकार पूरी करती है। कुछ लोगों का कहना है कि नरेगा निठल्लों की फौज पैदा कर रही है, नरेगा को बंद कर दिया जाना चाहिए, या इसमें बहुत रिफॉर्म्स हो या इसे बंद कर। नहीं, हाँ देखिए, नरेगा 2.0 हमने अभी जनता के सामने पेश किया है। परिवर्तन हम लाए हैं। भुगतान में विलंब बहुत लंबी हुआ करती थी, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक भुगतान नहीं मिलता था मजदूरों को। हमने भारी परिवर्तन लाया है, कैश पेमेंट का प्रावधान भी किया है। और मुझे खुशी है कि नक्सल इलाकों में बालाघाट, बीजेपुर, नारायणपुर, सुकमा, पाडेरू जैसे, कोरापुट जैसे जिलों में, मलकनगिरी जैसे जिलों में अभी कैश पेमेंट देने के बाद मजदूर आ रहे हैं, मजदूरी दी जा रही है और सामुदायिक संपत्तियां का स्थापना हो रहा है। एक राहुल गांधी हमेशा कहते रहे कि एक अमीर इंडिया है, गरीब भारत है, और अमीर इंडिया से पैसा लेके गरीब भारत को देना है, जिसके तहत नरेगा या दूसरी योजना चलाई गई। वो उस दौर की बात थी जब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। अब वैसी स्थिति करीब करीब नहीं रही है। तो ऐसे में कुछ लोग कहते हैं कि अब नरेगा हो चाहे दूसरी योजना, उसमें सब्सिडी कुछ कम हो या जरूरतमंद को ही मिले। डीजल एसयूवी पर क्यों सब्सिडी होनी चाहिए, आप बताइए? बड़े बड़े लोग जो एसयूवी चलाते हैं उनको भी तो सब्सिडी मिलता है, वो सब्सिडी घटाइए। हमारे देश में जो अमीर और मध्य वर्गों के लिए सब्सिडी मिलता है और जो गरीब को सब्सिडी मिलता है उसकी तुलना करें तो मेरा ये मानना है जरूर गरीबों को सब्सिडी देना चाहिए। मध्य वर्ग, ऊंचे मध्य वर्ग और अमीर लोगों को सब्सिडी देने की क्या जरूरत है? और मैंने आपको एक उदाहरण दिया, डीजल एसयूवी को सब्सिडी देने की क्या जरूरत है? एक और बात यहाँ कही जा रही है कि नरेगा जैसी योजना जिसमें बहुत भ्रष्टाचार होता है और वो वाकई में गरीब आदमी तक उस रूप में नहीं पहुंच पाती वो चीजें, तो ऐसे में फिर इन ऐसी योजनाओं को इतनी सब्सिडी देने की जरूरत है। देखिए, ये हम लोग यहाँ कमरे में बैठकर हम लोग ये आलोचना कर सकते हैं। मैं आपको जमीनी हकीकत बताता हूँ। मैं हर हफ्ते 4-5 दिन गाँव का दौरा करता हूँ, कठिन इलाकों में जाता हूँ, नक्सल इलाकों में जाता हूँ, और मैंने देखा है कि नरेगा से लोगों की शक्ति बढ़ी है, लोगों का सशक्तिकरण हुआ है। घोटाले हैं, गड़बड़ी है, उसको हमें दूर करना है, उसका मुकाबला करना है। परंतु ये कहना कि सिर्फ ये घोटाले का कार्यक्रम है, ये बिल्कुल गलत है। मैं भी इसका पूरा खंडन करता हूं। और ये भी सही है
कि हम अगले 30 साल या 40 साल तक नरेगा नहीं चला सकते हैं, अगले 20-25 साल तक चलाएंगे, ताकि लोग शिक्षित होंगे, लोग गरीबी रेखा के ऊपर आएंगे, उनको प्रशिक्षण मिलेगा, कुशल रोजगार देने की हमें जरूरत है। हर साल हमें करीब 1 करोड़ नौजवानों को कुशल रोजगार देने की चुनौती हमारे सामने है। चलिए, जयराम रमेश मानते हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हुई होंगी, उनसे ये बात सही सबक ले रहे हैं, सबक ले रहे हैं, और सीएजी की रिपोर्ट आएगी तो शायद और ज्यादा चीजें हमारे सामने, और ज्यादा चीजें साफ हो पाएंगी।